दोस्तों जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों। और आज हम लोग करेंगे पोस्ट ऑफिस। द पोस्ट ऑफिस प्ले हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। इस पे कई वीडियोस बनाऊंगा मैं। ये वीडियो जो होगी ना, ये हम थोड़ा स्टोरी को समझेंगे, कुछ बेसिक चीज़ों को समझेंगे कि इस प्ले में एक्चुअल में है क्या, ये प्ले किस बारे में है, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो मैं स्टोरी लाइन पूरी समझाऊंगा। वैसे तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि टेक्स्ट पढ़ो, क्योंकि स्टोरी का टेक्स्ट पढ़ना जरूरी है, इस प्ले का टेक्स्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। टेक्स्ट को खुद पढ़ो, क्योंकि सही तरीके से तभी समझ में आएगा। ठीक है, मैं क्योंकि अब देखो कौन क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट एक मतलब डायलॉग के बाद दूसरा डायलॉग आ रहा है ना, तो वो तो मैं एग्जैक्टली सब चीजें फॉलो नहीं कर सकता। मैं तो एक शॉर्ट वर्जन में चीजें बताऊंगा, एक समरी की तरह बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। देखो, पोस्ट ऑफिस के बारे में पहले हम पढ़े, मतलब उससे पहले हम थोड़ा सा अपने ऑथर के बारे में देख लेते हैं। ऑथर कौन है इनके? रविंद्रनाथ टैगोर, द फेमस रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, जिनका जन्म 1861 में हुआ और डेथ 1941 में हुई। ये फेमस किसके लिए? गीतांजलि, इनका जो पोइट्री कलेक्शन है, एक तरह कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स, सॉन्ग्स का कलेक्शन जो पहली बार 1910 में आया था। और फिर नोबेल प्राइज मिला इनको लिटरेचर में 1913 में। ये पहले व्यक्ति थे, इंडियन थे, जिनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था। 1913 में मिला था जाके। ठीक है, और इनका जो पोस्ट ऑफिस आया ये 1912 में आया, 1912 में पब्लिश हुआ था। और गजब बात बताऊं क्या है, क्योंकि देखो रविंद्रनाथ टैगोर के एक बहुत बड़े समर्थक थे, वो थे डब्ल्यू बी येट्स। तो डब्ल्यू बी येट्स जो थे ना, विलियम बटलर येट्स, फेमस आयरलैंड के पोइट राइटर, तो वो फर्स्ट पर्सन थे देखा जाए तो, जिन्होंने इसका इंग्लिश वर्जन प्रोड्यूस किया था। अंग्रेजी अनुवाद प्रोड्यूस करने वाले डब्ल्यू बी येट्स थे फर्स्ट पर्सन इस प्ले का। और ये प्ले बहुत पॉपुलर रहा था, मतलब ये जर्मनी में बहुत सक्सेसफुल रहा। जर्मनी में इसको काफी इसके शोज हुए, वहाँ ये बहुत सक्सेसफुल रहा। फिर क्या हुआ, जब वर्ल्ड वॉर चालू हो गया तो वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने बहुत से यहूदियों को एक्चुअल में कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया था, है ना। पकड़ पकड़ के वहां पर वो गैस के अंदर, गैस के चेम्बर बना रखे होते थे, वहां पर लोगों को तड़पाते थे। तो ऐसे लोग, बताऊं क्या हुआ था, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के जो लोग कैदी थे ना, उन लोगों को जब ये प्ले दिखाया गया, मतलब उनको बहुत मोटिवेशन मिला जीवन जीने का। क्योंकि इस प्ले में लिबरेशन, आजादी की थीम है, खुद को आजाद करने की थीम है इस पोएम के अंदर, मतलब इस प्ले के अंदर। तो वो जो लिबरेशन की थीम है ना, इसने बड़ा मोटिवेट किया उन लोगों को जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के अंदर बंदी बने हुए थे। ठीक है, साथ में एक और चीज, ये प्ले जब पेरिस, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर जब पेरिस पर जर्मनी का कब्जा हो गया था ना, उस वक्त रेडियो पर ये प्ले बजाया जा रहा था, सुनाया जा रहा था ये प्ले रेडियो पर। तो देखो इस प्ले की बड़ी इंपॉर्टेंस है, मतलब बड़ा पॉपुलर रहा है पास्ट में। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि इसका टेक्स्ट पूरा पढ़ें आप, खुद खुद ढंग से स्टोरी समझे। कोई भी टीचर इसकी स्टोरी ऐसे मुंह से समझाने की कोशिश करेगा तो उतनी समझ में नहीं आएगी जितना आप खुद पढ़ेंगे। फिर भी मैं बेस्ट ट्राई करूंगा अपनी तरफ से। ठीक है, तो देखो हम स्टोरी पे आते हैं। प्ले में दो एक्ट हैं, प्ले में दो एक्ट हैं, एक्ट वन और एक्ट टू। पहले हम एक्ट वन पे आते हैं। ठीक है, तो प्ले में एक लड़का है, ठीक है, अमल। लड़का क्या है? अमल। वो है लगभग लगभग 8 साल का लड़का, केवल मात्र 8 साल का बच्चा है वो। उसका नाम है अमल। अब हुआ क्या, अमल की मदर की डेथ तो बहुत पहले हो गई, परंतु अब उसके फादर की डेथ भी हो गई है। तो एक व्यक्ति है जो प्ले में, उसका नाम है माधव, जिसको अमल बोलता है अंकल। ठीक है, तो ये माधव ने इसको गोद ले लिया। अब एक्चुअल में माधव को बच्चा मिला कहाँ? क्योंकि माधव की जो वाइफ है ना, ये उसके गांव का बच्चा है। यानी कि माधव की जो वाइफ है, उसका मतलब भाई लगता है कोई, रिश्ते में डायरेक्टली नहीं, मतलब गांव के तौर पे कोई व्यक्ति भाई लगता है, उसका ही बच्चा था अमल। तो इसको माधव ने क्या कर लिया? अडॉप्ट कर लिया। अब देखो, माधव को तो बच्चे अडॉप्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं था, परंतु इस बच्चे ने माधव का दिल जीत लिया है और माधव का बहुत ज्यादा लगाव हो गया है इस बच्चे के साथ में। ठीक है, अब क्या हुआ है कि अमल को एक बीमारी हो गई है, वो बीमार हो गया है। डिजीज का नाम प्ले में नहीं बताया गया है कि किस बीमारी से ये पीड़ित है, परंतु इसकी बीमारी बड़ी ही खतरनाक प्रतीत हो रही है। इट सीम्स टू बी वेरी डेंजरस। और जो वहाँ का जो लोकल फिजिशियन है, लोकल डॉक्टर है ना, जहाँ पे ये लोग रहते हैं, उस इलाके का लोकल डॉक्टर जो है ना, उसने बोला है कि भाई
इस वक्त ऑटम ऋतु चल रहा है, ऑटम मौसम चल रहा है, ऑटम का सीजन चल रहा है। इसकी जो हवा है और जो सूरज की रोशनी है ना, वो इस बच्चे के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए इसको अंदर बंद रखना पड़ेगा। ही शुड नॉट गो आउट। इसको बाहर नहीं जाना चाहिए, इसको घर के अंदर ही रहना चाहिए। ये बात वहां के लोकल डॉक्टर ने बोल दी है। ठीक है, एक कैरेक्टर और प्ले में आता है, इसका नाम है गैफर पढ़ो कि गैफर पढ़ो उसको, है ना। तो गैफर जो है ना, वो कैरेक्टर है ना, वो बड़ा ही मजाकिया टाइप का उस तरह का कैरेक्टर है। वो उसका बच्चों से बड़ी अच्छी पटती है, मतलब बच्चे उसकी तरफ खींचे चले आते हैं, वो बच्चों से खेलता है, उनसे बतियाता है। अब ये जो कैरेक्टर है, माधव गैफर को अच्छी तरह से जानता है। तो बोलता है भाई तुम तो बहुत ही खतरनाक हो इस बच्चे के लिए, क्योंकि तुम तो बच्चों को बाहर बुला लेते हो घर से, तुम्हारे साथ खेलने आ जाते हैं वो लोग। अब गैफर बोलता है भाई ऐसी क्या बात हो गई, तो उसे वो पूरी मैटर समझाता है कि बच्चे के साथ तो ये समस्या है इसके साथ में, और तुम तो इसको बाहर ले जाओगे। तब गैफर भी बोलता है ये तो बहुत ही सही बात है, मतलब कि मैं तो इस बच्चे के लिए एक राक्षस के तौर पे प्रतीत हो रहा हूँ फिर। फिर वो बोलता है पर मेरे पास भी एक ट्रिक है इस बच्चे को अंदर रखने की। तो ये सीन तो यहाँ ओवर हो जाता है इस जगह। ठीक है, अब क्या है कि अमल आता है, जब उसे पता लगता है डॉक्टर ने उसको घर के अंदर ही रहने के लिए कहा है, तो वो अपने अंकल माधव के पास में आता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे आप बाहर जाने दें। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, ये जो है ना, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए, कोई नोट्स नहीं है। ठीक है, ये जो आपने स्क्रीन पे दिख रहा है ये नोट्स नहीं है, ये स्टोरी का एक बहुत ही शॉर्ट मतलब हिंट के तौर पे मैंने लिखा है, ताकि मुझे चीजें याद रहें कि आपको क्या क्या मतलब मुझे समझाना है ना, उसके लिए। जैसे नोट्स मत समझना। ठीक है, तो अब अमल रिक्वेस्ट करता है माधव से कि भाई मुझे बाहर जाना है। तो माधव से बोलता है कि भाई तुम्हें तो डॉक्टर ने यहाँ रुकने कहा है, तुम बहुत बुरी तरह से बीमार हो, तुम्हें बाहर की हवा और सूरज की रोशनी नहीं लगनी चाहिए, तुम्हें यहाँ ठहरना होगा। ठीक है, तो वो बोलता है कि वो पूछता है अमल कि डॉक्टर को कैसे पता कि मुझे यहीं ठहरना है, अंदर रुकना पड़ेगा। तो माधव बोलता है भाई डॉक्टर को सब पता है, उसने बहुत सारी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी है ना। तो वो बोलता है अच्छा, किताब पढ़ने से बहुत सा ज्ञान आ जाता है। तब माधव बोलता है हाँ, किताब पढ़ने से लोग बुद्धिमान बनते हैं, और देखो तुम्हारी तो यही उम्र है किताब पढ़ने की, तुम्हें तो अंदर रह के किताब पढ़ना चाहिए। जितने बड़े लोग हुए हैं आज तक, वो ऐसे कभी बाहर नहीं जाते थे, वो घर के अंदर रह के किताब पढ़ते रहते थे, और वो बहुत सीखे हुए लर्न पर्सन बनते थे, है ना। तो लर्नड पर्सन बनने के लिए तुम्हें क्या होना पड़ेगा, घर के अंदर रहना पड़ेगा। यू हैव टू बी स्टे हियर। तुम्हें अगर इंटेलेक्चुअल बुद्धिमान बुद्धिजीवी बनना है तो घर के अंदर रहना पड़ेगा। तो वो बोलता है कि नहीं अंकल, मुझे नहीं पढ़नी किताबें, है ना। बेसिकली मेरा इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने का, मुझे तो बाहर जाना है, मुझे दुनिया देखनी है, मुझे ये देखना है कि भाई उस पहाड़ी के पीछे क्या है। अब इनके बीच में जो ये बातचीत चल रही है ना, तो बोलता है कि तुम पहाड़ी के पीछे कौन सी, उस पहाड़ी के पीछे जा क्या करोगे, है ना। आज तक कोई मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति वो ऐसे पहाड़ी के पीछे नहीं जाता कहीं पर भी, वो घर पे रह के पढ़ाई करता है। क्या देखोगे इस पहाड़ी के पीछे। और ये पहाड़ी तुम्हें पता है, ये पहाड़ी तो सिर्फ ऐसे ही रुकावट पैदा करने के लिए क्यों खड़ी करी है, ये इसलिए खड़ी की गई है ताकि तुम इसके पार ना जा सको। परंतु अमल को तो कुछ दिमाग में और चल रहा है। देखो अमल जो है ना, वो बहुत ही ऐसा लड़का है जिसकी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग है, वो कल्पना बहुत अच्छी करता है चीजों की, है ना। तो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, वो पहाड़ी मुझे तो ऐसी लग रही है जैसे कि वो मुझे हेलो कर रही है, हाथ बाहर, जमीन ने अपना हाथ बाहर निकाला है और हेलो करने के लिए बोला है, और वो एक तरह से इनवाइट कर रही है मेरे को आने के लिए वहां पे। तो अमल ने मतलब खुद इमेजिन की है चीजें इस तरह से। फिर वो बोलता है परंतु मैं देखो, मुझे तो एक व्यक्ति मिला था, अमल बताता है मुझे तो एक व्यक्ति मिला था फकीर। क्योंकि अमल क्या करता है, उसको बाहर जाने के लिए मना किया हुआ है, तो वो खिड़की पे ही रहता है, कमरे की खिड़की पे ही रहता है। तो बोलता है मैंने तो एक व्यक्ति मिला था फकीर, और वो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम क्या करते हो, कहाँ जा रहे हो। तो बोल रहे मैं तो पता नहीं कहीं भी चला जाता हूँ, मैं तो फ्री हूँ, कहीं भी चला जाता हूँ। ठीक है, तो मैंने पूछा कि क्या करने जा रहे हो, बोले काम ढूंढने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो, उस पहाड़ी के पार जा रहा हूँ। ठीक है, तब अमल बताता है अपनी इमेजिनेशन पावर से माधव को कि वो पहाड़ी के पार गया होगा, फिर वहां झरना बह रहा होगा, फिर एक बोल अंजीर का पेड़ होगा, उस अंजीर के पेड़ के नीचे बैठ के उसने झरने में अपना मतलब अपनी पोटली खोली होगी, उसके कंधे पे एक पोटली होगी, और साथ में मतलब बांस का डंडा होगा, उसमें पोटली बंधी होगी, और उसके एक हाथ में पीतल का एक तरह से बर्तन होगा। वो अपनी पोटली खोलेगा वहां उस अंजीर के पेड़ के नीचे उस झरने के पास में, और फिर अब उस पोटली में से क्या निकालेगा, चने का आटा निकालेगा और उसमें थोड़ा पानी मिलाएगा, फिर वो बैठ के वहां खाएगा। तो देखो क्या इमेजिन किया उसने। और फिर उसके बाद में बेसिकली वो वापस से सब अपना पोटली बांधेगा, खाने के बाद में अपने कपड़े ऊपर करेगा और फिर उस झरने को पार करेगा, नदी को। तो मतलब उसने इमेजिन कर रखा है, बोलते मुझे भी एक दिन वहां जाना है, मुझे भी ऐसे ही उस रास्ते पे जाना है।
तो देख लो भाई, इतनी ये बहस होती है, परंतु फिर माधव उसको बोलता है नहीं तुम नहीं जा सकते हो, तुम्हें साफ साफ डॉक्टर मना किया, तुम यहीं रुकोगे। फिर वो रिक्वेस्ट कर लेता है क्या मैं खिड़की के यहाँ तो बैठ सकता हूँ एटलीस्ट इस कमरे में, कि मुझे बाहर मतलब मैं बाहर नहीं निकलूंगा पर मुझे खिड़की के पास तो छोड़ दो। तो ठीक है, वो विंडो के पास में बैठ जाता है, उसको अनुमति मिल जाती है। अब वहां से आता है एक डेयरी मैन। कौन? दही बेचने वाला। तो वो डेयरी मैन को पुकारता है, डेयरी मैन रुकता है, बोलता है कि डेयरी मैन पूछता है क्या तुम्हें दही, तो बोलता है नहीं मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो डेयरी मैन बोलता है भाई तुमने मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया मुझे रोकने के। फिर बोलता है अरे तुम्हारी आवाज सुन के मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने घर से बहुत दूर बेचारे यहाँ भटक रहे हो, इस तरीके से मतलब बातें करता है वो। तो मतलब उसकी बातें मोहित करती हैं उसको, और उसको लुभावनी लगती है कि बच्चा कैसे बातें कर रहा है, इसको फील हो रहा है कि मैं घर से दूर हूँ, मैं घूम रहा हूँ, ये मेरी बात को मतलब मेरी भावनाओं को समझ सकता है, मैं इतनी दूर काम करने आया हूँ यहाँ पे। तो वो उससे बातचीत करने लग जाता है। फिर वो बताता है कि पूछता है उससे अमल कि आप कहाँ से आए हो, किस गांव से आए हो। तो बताता मैं शामली नदी के वहां से आया हूँ, जो पंचमुड़ा हिल है उसके वहां पे वो शामली नदी है, वहां से मैं आया हूँ। ठीक है, अच्छा ऐसी बात है। फिर डेयरी मैन पूछता है कि क्या तुमने मेरा गांव देखा है। बोलता है कि मैं वहां गया तो नहीं हूँ पर शायद मैंने देखा है। देखो ये हमेशा दो बातें करता है अमल, ये चीज के लिए नकारता है कि हाँ मैंने वो चीज देखी तो नहीं है परंतु मुझे पता है वहां क्या है। ये इसकी इमेजिनेशन पावर है, क्योंकि इमेजिन करता है चीजें वहां क्या होंगी। तो पता है क्या बोलता है, बोलता है अच्छा आपका गांव वही है ना जहाँ पे एक लाल सी सड़क है, बड़े बड़े पेड़ हैं। तो बोलता है हाँ। अच्छा वही जिसकी मतलब पहाड़ी की ढलान पे गाय भैंसे चर रहे होते हैं। बोले हाँ। अच्छा जहाँ पे औरतें लाल साड़ी पहन के मटका ले जा रही हैं मतलब। बोले हाँ हाँ वही वाला। अब देखो ये इसने बहुत ही कॉमन चीजें बोली अमल ने, ये हर गांव में मिलेंगी है ना, ये हर गांव में मिलेंगी ऐसी चीजें। परंतु अब ये उसकी इमेजिनेशन पावर, बच्चा 8 साल का है पर कितना इमेजिन कर पा रहा है कि उस गांव में ये चीजें होंगी जो कि जनरली हर गांव में होती हैं। उसने चीजें ऑब्जर्व करी हैं, वो उस गांव में कभी गया नहीं। तो फिर वो वापस डेयरीमैन पूछता है अच्छा मतलब तुम मेरे गांव में आए हो। बोले नहीं मैंने देखा तो नहीं है पर मुझे पता है कि ऐसा होगा मतलब बेसिकली। तो वो इसकी इमेजिनेशन पावर है वो चीज। ठीक है, फिर डेयरी मैन बड़ी सी बातें सुनकर बड़ा अच्छा लगता है उसको। तो पूछता है क्या तुम दही लोगे। तो बोलता है मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो बोलता है कोई बात नहीं तुम दही ले लो। और वो अमल उसको अपनी भावना भी बताता है, मतलब अपनी सपना बताता है एक तरीके से कि मुझे भी आपकी तरह डेयरी मैन बनना है। वो ऐसे बोलता है मतलब देखो अमल एक बहुत ही इंटरेक्टिव पर्सन है, एक इंटरेक्टिव लड़का है बहुत ज्यादा। वो लोगों के साथ बहुत जल्दी मतलब घुल मिल जाता है, उनको अपनी बातों से इतना मोहित कर लेता है वो लोग, मतलब उसकी बातों में ऐसे बह जाते हैं। और फिर उसके उसको पता है कि सामने वालों को कैसे खुश करना है ना। वो बोलता है देखो मुझे भी डेयरी मैन बनना है, मुझे अच्छा लगता है इस तरह से तुम लोग दही ले लो चिल्लाते हो, मुझे भी ऐसे ही चिल्लाना है, मुझे अच्छा लगता है, मैं भी एक दिन यही बनना चाहता हूँ। डेयरी मैन बड़ा खुश, फ्री में दूध दही दे दिया। अब आता है वॉचमैन, वो बुलाता है वॉचमैन इधर आओ, उसको पुकारता है। तो वॉचमैन उससे बोलता है कि भाई तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता बच्चे। तो बोलता है कि आपसे किस बात का डर है ना। तो बोलते क्या पता मैं तुम्हें कहीं पकड़ के ले जाऊं जबरदस्ती, कहीं किसी चीज हवाले कर दूं एक तरीके से कहीं। बोला आप मुझे कहाँ ले जाओगे। तो अमर बोलता है क्या उस पहाड़ी के दूर ले जाओगे कहीं मुझे, है ना। तो बोलता है क्या पता मैं तुम्हें राजा के हवाले कर दूं, वहां ले जाऊं तो, है ना। तो बोलता है अच्छा राजा, क्या आप जानते हैं राजा को। क्योंकि डॉक्टर तो मुझे कहीं जाने की अनुमति देता नहीं है, तो मैं तो कहीं जा नहीं सकता, तो आप ही ले जाओ मुझे कहीं। मतलब वो वॉचमैन को भी अपनी बातों में इस तरीके से उसको भी मतलब कोई ना कोई चाहिए उसको बात करने के लिए बेसिकली। तो इस तरीके से उससे बातें करने में मतलब उसको इन्वॉल्व कर लेता है। तो फिर वॉचमैन बोलता है डॉक्टर ने तुम्हें अलाउ नहीं किया। ओ बेचारा बच्चा, तुम्हारी हालत देख के लग भी रहा है, देखो तुम्हारी डार्क सर्कल पड़ रहे हैं आंखों के नीचे, तुम्हारी चमड़ी में से सख्त नसें बाहर आ रही हैं, तुम तो बड़े बीमार से नजर आ रहे हो, है ना। तुम्हारी तो इस तरह की कंडीशन है। तो फिर अमल उस वॉचमैन से पूछता है कि क्या आप मुझे अपनी घंटी जो भी है वो आवाज करता है वो सुनाओगे। उसे डोंग डोंग बोलता है, वो डोंग या गोंग दोनों वर्ड इस्तेमाल करता है, कभी डोंग कभी गोंग, है ना। क्या वो मुझे सुनाओगे। तो वॉचमैन बोलता है नहीं नहीं, जब सही समय आएगा मैं तभी बजाऊंगा। तो अमल बोलता है तो आप जब बजा दोगे तभी सही समय आ जाएगा। बोले नहीं नहीं, समय जब आएगा तभी बजाऊंगा। देखो इसमें जो वॉचमैन है ना ये समय का प्रतीक है कि चीजें सही समय पर ही होती हैं। बेसिकली समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है, मतलब उस तरह की बातें होती हैं। अमल किस तरीके से वॉचमैन को मतलब एक तरीके से अपनी साइड करता है, देखो वो कैसे उसकी तारीफ करेगा कि जब दोपहर का समय होता है और मेरे अंकल बाहर काम पे चले जाते हैं और बेसिकली मेरी आंटी है जो रामायण पढ़ते पढ़ते फिर सो जाती हैं, और मेरे घर का कुत्ता है वो कोर्टयार्ड में अपनी पूंछ हिलाते हुए सो रहा होता है। उस वक्त आपकी आवाज जब ये आती है तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपकी आवाज का मतलब क्या है, मतलब ये क्या दर्शाती है। तो फिर वो वॉचमैन होता था देखो मेरी आवाज लोगों को ये बताती है कि समय किसी के लिए रुकता नहीं है, और समय मतलब हमेशा ही चलता रहता है। तो अमल पूछता है कि कहाँ जाता है समय, किस किस जमीन में, विच लैंड, कौन सी जमीन पे जाता है। तो वॉचमैन बोलता है ये कोई नहीं जानता समय कहाँ जाता है। तो अमल बोलता है
काश मैं भी वहां जा पाता जहाँ पे समय जाता है, जहाँ कोई नहीं जाता। काश मैं उड़ पाता, मैं वहां पहुंच पाता। तो वॉचमैन बोलता है सब दिन बच्चे एक दिन सब लोग वहां जरूर जाते हैं, सबका नंबर वहां जरूर आएगा, तुम भी वहां जरूर जाओगे। वो पूछता है कि मतलब वो पूछता है क्या मैं भी जाऊंगा? बोलता है हाँ तुम भी वहां जरूर जाओगे। और परंतु अमल बोलता है पर डॉक्टर मुझे जाने की अनुमति नहीं देता है। तब वॉचमैन बोलता है परंतु उस दिन डॉक्टर तुम्हें खुद ले जाएगा वहां पे। और वो दिन आएगा। बोले क्या सबकी लाइफ में आता है? बोले हाँ सबकी लाइफ में वो दिन जरूर आता है। और ये तो अमर बड़ा खुश होता है कि वाह मैं भी उस काश वो दिन जल्दी मेरी लाइफ में आया। तो वॉचमैन बोलता है कि ऐसे मत बोलो बच्चे, क्योंकि वो डेथ की बात कर रहा हूँ कि उस समय जहां ले जाता है वो डेथ की बात कर रहा है बेसिकली। कि जब सबका समय समाप्त हो जाता है, सब खत्म होने वाले होते हैं, मरने वाले होते हैं, तब उन्हें बेसिकली मृत्यु कहीं ले जाती है। तो वो वाली चीज उनके सामने आती है। तो वो तो उसकी बात कर रहा है बेसिकली। परंतु अमल बड़ा एक्साइटेड है कि ऐसी कोई जगह होगी, ऐसी कोई जमीन होगी जहाँ पे बेसिकली समय उसको ले जाएगा। तो उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ जो वॉचमैन है वो समय का प्रतीक है। इसके बाद में होता क्या है, अमल पूछता है कि ये सामने ये बिल्डिंग है। वॉचमैन पूछता है ये सामने जो बिल्डिंग है वॉचमैन, इसमें लोग अंदर बाहर आते रहते हैं, इसके ऊपर झंडा भी लगा हुआ है, ये बिल्डिंग क्या है? तब वॉचमैन बोलता है ये तो पोस्ट ऑफिस है। बोलता है ये क्या है, मतलब ये किसकी है? तो बोलते ऑफ और वॉचमैन बोलता है ऑब्वियसली ये राजा की पोस्ट ऑफिस है। बोलते अच्छा ये राजा की पोस्ट ऑफिस है, इसमें क्या राजा के लेटर्स आते हैं? तो बोलते हाँ राजा के लेटर आते हैं और एक दिन शायद तुम्हारे लिए भी लेटर आ जाए राजा की तरफ से। अब वॉचमैन ने जब ऐसा बोला शायद तुम्हारे लिए भी लेटर आ जाए, तो इस बात से वो एक्साइटेड हो गया कि क्या राजा भी मेरे को एक दिन लेटर लिखेगा। अब उसके दिमाग में ये भी बैठ गई चीज कि राजा एक दिन मेरे को लेटर लिखेगा, मेरे लिए लेटर आएगा। और इससे बड़ा एक्साइटेड हो जाता है। तो बोलता है कौन लाएगा लेटर? बोले पोस्टमैन लाते हैं। अच्छा पोस्टमैन को कैसे पता चलेगा कि मेरे लिए लेटर लिखा है राजा ने? तो बोलते हैं तुम्हारा मतलब बेसिकली तुम्हें उस दिन मिल जाएगा, वो नाम लिखा होता है लेटर पे वो सब चीजें। तो बोलता है ये राजा अक्सर छोटे बच्चों को ऐसे छोटे छोटे लेटर भेजते रहते हैं, मतलब पोस्टमैन ने खुश करने के लिए, सॉरी मतलब वॉचमैन ने खुश खुश करने के लिए उसको ऐसा बोल दिया। तो अच्छी बात है, चलो ठीक है। अब वो उसके दिमाग में घुस गया, बोलता है कि पोस्टमैन की सर्विस तो कितनी बढ़िया होती है, मैं भी एक दिन पोस्टमैन बनूंगा। मतलब उसके दिमाग में ये भी बैठ गई कि राजा फिर मुझे कहीं अपनी सर्विस में ले लेगा और मैं राजा के लिए पोस्टमैन बनूंगा। ये कितनी अच्छी बात है, वो उसके माइंड में अब ये चीज आने लग गई है। अब देखो इतने में वॉचमैन को होता क्या है, हेडमैन आता हुआ नजर आता है, जो गांव का मुखिया है वो आता हुआ नजर आता है। हेडमैन थोड़ा सा चिड़चिड़ा टाइप का पर्सन है। उसको मतलब आप कह सकते हो कि उसका स्वभाव बेकार है, इस प्ले के अंदर ये दिखाया गया है। तो वॉचमैन वहां से चला जाता है और फिर जो अमल है वो हेडमैन को पुकारता है। हेडमैन बोलता है कि कौन बदमाश बच्चा मेरे को चिल्ला के दिन दहाड़े पुकार रहा है, परेशान कर रहा है। तो वो पूछता है हेडमैन से, क्या पूछता है वो हेडमैन से पूछता है कि भाई आप तो यहाँ के हेडमैन हो, आप तो सारे पोस्टमैन को जानते होंगे। तो हेडमैन बड़ा खुश होता है कि मेरी बात हो रही है, मतलब हाँ। बोलता हाँ मैं जानता हूँ ऑब्वियसली, है ना। वो और क्या वो आपकी बात सुनते हैं? बोले हाँ सुनते हैं, क्यों नहीं सुनेंगे। तो आप उनको मेरा एक मैसेज पहुंचा दो कि मेरा लेटर आएगा। तो बोलता है तुम्हें कौन लेटर लिखेगा? तो बोले कि मुझे राजा लेटर लिखेंगे। अब हेडमैन चिढ़ाता है उसको, बोलता है मतलब उसको एक तरह से इस तरह से कि तुम्हें राजा लेटर लिखेगा। देखो कितना मतलब उड़ता हुआ बच्चा है, मतलब कहाँ क्या सोच है, हवा में उड़ रहा है बिना मतलब। राजा और तुम्हें, राजा क्या फालतू में बैठे हुए हैं जो तुम जैसे बच्चों को लेटर लिखेंगे? मतलब इस तरह से उसको चिढ़ाते परेशान करता है मतलब हेडमैन, है ना। फिर वहां से वो चला जाता है। अब देखो उसके बाद में ये सब हो जाता है। तो फिर एक लड़की आती है जो कि है फ्लावर गर्ल, ठीक है, वो फूल बेचती है। अमल उसको पुकारता है, लड़की आती है, वो बहुत जल्दी में होती है, बोलती है मुझे जल्दी में जाना है, मुझे मेरे पापा के पास जाना है, फूल बेचने का काम होगा, है ना। तो वो बोलता है रुको तो सही, वो रोकता है, उससे बतियाने की कोशिश करता है। लड़की बोलती है कि देखो तुम्हें फूल लेने हैं क्या? बोलते मेरे पास पैसे नहीं है। तो बोलो फिर तो कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो, मैं जा रही हूँ, मुझे काम है। फिर उससे बोलता है कि अरे रुको, क्या बोलते हैं, मुझे भी फूल की मतलब फूल पसंद है और फूलों की जानकारी है, मैं भी फूल बेचने वाला बनना चाहता हूँ। मतलब देखो इसको ये बोल दिया मैं भी फूल बेचने वाला बनना चाहता हूँ। तो वो लड़की बोलती है अच्छा क्या जानते हो तुम फूलों के बारे में? तो बोलता है हाँ मैं चंपा और उसके बेसिकली जो 6 ब्रदर्स की कहानी है उसके बारे में जानता हूँ कि अगर मुझे कोई मौका मिले ना तो मैं ढूंढ के ला सकता हूँ कि कहाँ पे मिलते हैं ये घने जंगल के अंदर, जहाँ पे हमिंग बर्ड है ना वो शहद इकट्ठा करता है ना, उस जगह पे जाके आपको चंपा बेसिकली मिलेगा, वहां पे खिलता है चंपा। इसने फ्लावर गर्ल को भी एक तरीके से अपनी बातों में उलझा लिया है और वो भी इससे मोहित हो गई है कि वाह इसको तो फूलों में इंटरेस्ट है, ये फूल बेचने वाला बनना चाहता है, मतलब इस तरह से। फिर वो बोलता है कि परंतु मैं बाहर जा नहीं सकता, मुझे डॉक्टर ने मना किया है, तो बता कि मैं बीमार हूँ इस तरह से। तो फिर बोलते हैं अच्छा ये तो बहुत बेकार बात है, चलो तुम अब शैतानी मत करो, चुपचाप से यहाँ बैठे रहो और डॉक्टर ने जैसा कहा है वैसे करो, बाहर मत निकलो। फिर वो बोलता है कि क्या तुम मुझे फूल दोगी? तो वो बोलती है पर तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है। तो वो बोलता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, कमाने लग जाऊंगा, काम पे जाऊंगा, तब मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा। तो वो बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, तुम मुझे तब पेमेंट कर देना। और फिर वो बोलती है कि आते वक्त मेरे लिए फूल लेके आना, मतलब बोलता है। तो वो बोलती है हाँ जरूर, पर हाँ एक बात वादा करो, तुम मुझे भूलोगे तो नहीं? तो बोलते नहीं मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी।
तो ये चीज वो उससे एक तरह से वादा ले लेता है कि तुम मुझे भूलोगी तो नहीं। तो सुधा, वो लड़की का नाम था सुधा। अब इस लड़की के बाद में कुछ छोटे बच्चों का ग्रुप आता है। वो बाहर से गुजर आता है, उनको देख के बुलाता है, अरे रुको तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम कौन सा खेल खेल रहे हो, उनसे बात करना स्टार्ट कर देता है। तो बोलते क्या तुम अपना खेल यहीं खिड़की के बाहर नहीं खेल सकते ताकि मैं भी तुम्हें देख सकूं, है ना। तो वो उससे बोलता है देखो मैं तो बाहर आ नहीं सकता, तुम लोग यहीं खेल लो, मैं देख लूंगा तुम्हें। और वो अपने खिलौने भी देता है उन बच्चों को, तुम मेरे खिलौने ले लो, और परंतु तुम वादा करो कि तुम इन खिलौनों से मेरे सामने खेलोगे यहाँ पे, ताकि मैं तुम लोगों को देख सकूं। तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, हमें खिलौने मिल रहे हैं फ्री में, है ना। और वो रेडी हो गई कि ठीक है हम यहीं खेल लेते हैं। तो इस तरह से वो कुछ बच्चों से बातें करता है। अब उसको वॉचमैन की आवाज भी सुनाई देती है, और अब अमल को नींद आने लग गई है एक तरीके से। ठीक है, उसको वापस नींद आना शुरू हो गई है, और यहीं पर एक्ट वन खत्म हो जाता है। अब उसको नींद आने लगी है ना, ये जो नींद है ना, ये एक सिंबल है कि क्योंकि वॉचमैन की आवाज सुनाई दी है। वॉचमैन की आवाज सही समय का प्रतीक है, ये पहली बात हुई, अपन ने बात करी है ना। तो अब उसको नींद आने लगी, इट मीन्स इट इज टाइम टू लीव द वर्ल्ड। ये समय आ गया अब दुनिया छोड़ने का। अमल की कंडीशन खराब है, वो बीमार है, और अब दुनिया छोड़ने का समय आ गया है। ये एक्ट वन खत्म ही ऐसी जगह पे होता है ना। अब एक्ट टू में देखो क्या हो रहा है। एक्ट टू में देखा जाए तो अमल की कंडीशन बहुत बुरी और भी बुरी हो गई है। अब माधव उसे अलाउ नहीं कर रहा है कि भाई तुम खिड़की के पास भी खड़े रहो, ऐसा मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूंगा, तुम और ज्यादा बीमार हो जाते हो यहाँ पे बेसिकली। तुम खिड़की के पास खड़े खड़े रह के खुद को और बीमार कर देते हो, अजनबी से बातें करते रहते हो, उनसे बतियाते रहते हो, तुम्हें हवा भी लगती रहती है, तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अब वो पूछता है क्या वो फकीर आया है क्या। अब गफर होता है ना, गफर, वो फकीर के रूप में आ जाता है उससे बतियाने के लिए। ठीक है, माधव तो तुरंत समझ जाता है कि कौन है, ये तो गैफर है जो फकीर बन के आया है ना। और फिर जो गैफर है उससे बोलता है देखो बच्चे मैं आज कहाँ का घूम के आया हूँ, है ना। मैं आज, ये वही फकीर से स्टार्टिंग में बातचीत कर रहा होता है, वो उस वक्त भी गैफर ही होता है। ठीक है, तो वो बोलता है देखो मैं आज कहाँ घूम के आया हूँ, मैं अपने नए नए एडवेंचर्स की तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। तो बोलता है तुम कहाँ गए थे, बोलता है मैं तो आइलैंड ऑफ पैरट्स में, तोतों की आइलैंड पे गया था, है ना, वहां पे गया था। वो बोलता है अच्छा वहां गए थे, कैसी जमीन है कैसी दुनिया है। बोलते हैं वहां पर इंसान नहीं जाते, कोई नहीं जाता, वो बहुत ही वहां पर सिर्फ पक्षी आते जाते रहते हैं। तो वो पूछता है अच्छा उस जमीन में, अच्छा वहां पे क्या समुद्र भी है। बोले हाँ समुद्र के किनारे है वो। अच्छा वहां क्या पहाड़ी है, हरी पहाड़ी ग्रीन हिल्स, हाँ वो ग्रीन हिल्स भी है। अच्छा क्या वहाँ झरने भी है। बोले हाँ बिल्कुल वहाँ झरने भी हैं। मतलब ये तो उसकी इमेजिनेशन, वो पूरी कल्पना कर रहा है वो दुनिया कैसी होगी, उसने पूरी कल्पना कर ली है बेसिकली अमल ने। तो इस तरह से गैफर जो फकीर के रूप में उससे बात करता रहता है। ठीक है, अब अमल बार बार पूछ रहा होता है क्या डेयरी मैन आ गया है ना। तो माधव बोलता है तुम डेयरी मैन के बारे में क्यों परवाह करते हो, हाँ वो आ गया, अपना दही बेच के चला गया वो तो वहां से। ठीक है, अ, और बेसिकली तुम्हारे दही छोड़ गया है वो, और वैसे भी वो जल्दी में था, उसको अपनी भतीजे की शादी करनी है, उसकी शादी है। तो अमर बोलता है अरे ये कैसे हो सकता है, उसने मेरे से वादा किया था कि वो अपनी भतीजी की शादी मुझसे करेगा। तो गैफर से बोलता है अरे अभी तुम जब बड़े होगे, मतलब बेसिकली तब तुम्हें बहुत सी ऐसी भतीजियां मिल जाएंगी उसके वहां जिनसे शादी करनी होगी। परंतु देखो अमल की इमेजिनेशन पावर फिर यहाँ पे स्ट्राइक करती है। तो बोलता है देखो उसने मेरी मतलब मुझसे उसकी भतीजी की शादी करने की वादा किया था ना। और फिर उसमें क्या होगा कि वो उसकी मतलब मेरी उससे शादी होगी, उसके कानों में मतलब मोतियों के झुमके पहने हुए होंगे, वो लाल साड़ी में आएगी, है ना। वो मेरे घर में मतलब काली गाय उससे दूध निकालेगी, मुझे दूध देगी गरम गरम गिलास में, है ना। मतलब वो पूरी इमेजिन करता है कि एक मैरिड लाइफ मेरी कैसी होगी। तो गैफर भी देख के सोचता है वाह तुम्हारी बात सुन के तो मैं तो एक सन्यासी हूँ, परंतु मेरा भी मन भटक गया है ना। तो उसकी इमेजिनेशन पावर इतनी स्ट्रांग है, मतलब वो हर चीज की कल्पना कर लेता है कि इस शादी के बाद मैं क्या करूंगा, उस पहाड़ी के पार क्या होगा, है ना। डेरी एक मतलब डेरी मैन का गांव कैसा होगा, वो और आइलैंड ऑफ पैरेट पर क्या क्या होगा, मतलब सब चीजों की कल्पना कर लेता है एक तरीके। फिर अमल पूछता है गैफर से कि क्या राजा के लेटर आ गए हैं। गैफर बोलता है कि हाँ वो रास्ते में ही है, अभी चल रहे हैं, आ जाएंगे तुम्हारे लिए। इतने में क्या होता है कि माधव बोलता है कि तुम लोगों ने मुझे क्या मुसीबत में फंसा दिया है। मतलब मेरे को हेडमैन मिला, और हेडमैन ने एक्चुअली कंप्लेन कर दी है किंग से कि तुम लोग ऐसी बातें करते हो कि ये जो पोस्ट ऑफिस है ना, ये जो सामने पोस्ट ऑफिस है, हाँ पहले एक चीज हुई थी यहाँ पे, ये जो डिस्कशन हुआ था ना स्टार्टिंग में पहले, कि वॉचमैन के साथ जब बातें कर रहा था ना ये अमल, तो वॉचमैन ने ये भी बोल दिया था इसको कि ये जो सामने पोस्ट ऑफिस है ये तुम्हारे लिए तो राजा ने बनाया है ताकि तुम जैसे बच्चों तक लेटर पहुंचा सके। तो उसके दिमाग में ये बात हो गई थी, तो उसने ये बात उसको भी बोल दी थी, किसको, हेडमैन को भी, कि ये पोस्ट ऑफिस राजा ने मेरे लिए तो बनाया है ना। तो अब हेडमैन जो है ना वो चिढ़ गया इस बात से कि ये क्या 2 टके की फैमिली के लोग, मतलब उसको तो बहुत छोटा सा मानता था वो, कि माधव और इसका ये बच्चा ही है, ये कुछ भी नहीं है, और ये ऐसे बड़े बड़े लोगों से ताल्लुक रखेंगे, ये क्या राजाओं से ताल्लुक होंगे इनके, राजा इनके लिए पोस्ट ऑफिस बनाएगा मतलब।
तो उसने राजा को जाके ये बात बोल दी, एक तरह से वहां तक पहुंचा दी ये बात। तो अमल माधव जो है ना वो बड़ा डर रहा है कि भाई राजा तक बात पहुंच गई है, तुम लोगों ने मुझे मुसीबत में डाल दिया, अमल ने और फकीर दोनों ने, है ना, उस गैफर ने, कि तुम लोग ऐसी बातें करते हो कि पोस्ट ऑफिस तुम्हारे लिए बनाया गया है। और राजा अब मुझे पता नहीं मतलब क्या सजा देगा, उसको ऐसा डर लग रहा है। तो अम्मल पूछता है कि क्या राजा गुस्सा हो गया हमसे? तो फकीर बोलता है नहीं नहीं, राजा को कहाँ पड़ी है, हम दोनों से कहाँ राजा गुस्सा हो सकता है, हम दोनों से थोड़ी ना गुस्सा होगा राजा, मतलब राजा। अब अमल की कंडीशन ठीक नहीं है। डॉक्टर आया है, डॉक्टर उससे पूछ रहा है कि क्या तुम सही हो? तो बोलता है कि नहीं, मतलब मैं तो बिल्कुल सही हूँ। एक तरफ तो उसकी कंडीशन खराब हो रही है, उसको नींद आ रही है, उसके आंखों के सामने धुंधलापन छा रहा है, और दूसरी तरफ डॉक्टर आता है गांव का, तो उसको बोल देता है कि नहीं मैं तो एकदम ठीक हूँ, मेरे अंदर से सारा दर्द चला गया है। तो डॉक्टर बोलता है पर तुम्हारी स्माइल देख के तो मुझे लग नहीं रहा, बेसिकली तुम्हारा चेहरा देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत बीमार हो। इतने में वो हेडमैन आ जाता है वहां पे, और उनका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि देख बच्चे, तेरे लिए राजा ने लेटर भेजा है। अब वो ब्लैंक पेपर होता है, ठीक है। अब वो माधव बोलता है प्लीज हेडमैन आप ऐसा मजाक मत बनाओ, हमारा उस बच्चे का इस तरह से मजाक मत बनाओ। परंतु वो तो बोलता है देखो राजा ने तुम्हारे लेटर भेजा है। अब वो बोलता है अमल की भाई इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है, मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है इसमें कुछ लिखा हुआ है ऐसा, है ना। तो अब गैफर है ना वो भी सपोर्ट कर रहा है, वो बोलता है नहीं नहीं, सही में तुम्हें राजा ने तुम्हारे लिए लेटर लिखा है। अब माधव बोलता है, गैफर सोचता है तो गैफर तक देखते हुए कि तुम भी अब ऐसी बातें कर रहे हो। तो इतने में क्या होता है कि अमल को ट्रम्पेट की आवाज सुनाई देती है बाहर, ढोल नगाड़े ट्रम्पेट ये जो होते हैं ना, इन सब की आवाज। ट्रम्पेट ऐसे होता है वो एक बड़ा सा होता है इस तरह सा, है ना, जिसको घोषणा करने के लिए होता है, जनरली कोई बजाते हैं उसे जोर से, युद्ध की घोषणा और इन सब चीज, या किसी के आगमन की घोषणा ऐसे करने के लिए। तो अमल को ट्रम्पेट्स की आवाज सुनाई देती है। तो वो जो है ना हेडमैन, वो मजाक उड़ाते बोलता है लो ये लड़का तो और पागल होता जा रहा है धीरे धीरे ना, बेसिकली। अब वो क्वेश्चन तो फकीर से करता है कि क्या तुम्हें भी सुनाई दे रही है ट्रम्पेट्स की आवाज? इतने में ये सब बातें ही कर रहे होते हैं कि ट्रम्पेट की आवाज, इतने में कोई दरवाजे पे खटखटाता है। वो दरवाजा खोलते हैं, बेसिकली कौन आता है दरवाजे के अंदर? हेराल्ड, यानी राजा का एक तरह से खबरी, जो खबर देता है या जो घोषणा करता है पहले ही राजा के आने जाने की, वो आ जाता है। और साथ में किसको लाता है? रॉयल फिजिशियन को लाता है, यानी कि शाही एक तरह से वैद्य को लाता है। और वो आके बताते हैं कि राजा आ रहा है, किससे मिलने के लिए? अमल से मिलने के लिए। परंतु वो जो रॉयल फिजिशियन है वो सिंबल है यहाँ पे एक तरीके से, आप बोल सकते हो डेथ का, मतलब डेथ से पहले होने वाले एहसास का वो सिंबल है एक तरह से यहाँ पे। और जो हेराल्ड है ना ये एक मैसेंजर है डेथ का एक तरह से, क्योंकि डेथ कौन है? डेथ तो राजा है भाई। तो अभी यहाँ पे राजा के आने की खबर दी गई है हेराल्ड के द्वारा, रॉयल फिजिशियन को साथ में लाया गया है। और रॉयल फिजिशियन आते ही बोलता है ये क्या तुम लोगों ने यहाँ अंधेरा कर रखा है, सब कितना बंद है यहाँ पे, खोलो सब खिड़की दरवाजे सब खोल दो, है ना। और वो अमल की बॉडी को टच करके देखता है, फील करके देखता है, और बोलता है कि तुम कैसे हो बच्चे, तुम कैसा फील कर रहे हो? तो अमल बोलता है वेरी वेल डॉक्टर, मैं तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, मेरा सारा दर्द चला गया है, और देखो अब मुझे एक तरीके से अब फ्रेश और ओपन फील हो रहा है, मैं अब तारे भी देख सकता हूँ जो बाहर टिमटिमा रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से, है ना, दूसरी तरफ वो सब ये बातें बोलता है अमल। फिजिशियन उसको बोलता है कि चलो जब राजा आएगा तो क्या तुम अपनी खाट से उठ पाओगे? आधी रात को क्या उसका स्वागत कर पाओगे? तो बोलता है बिल्कुल ऑफ कोर्स डॉक्टर, मैं तो बिल्कुल कर पाऊँ, मैं तो कब से इस चीज का वेट कर रहा हूँ बेसिकली। फिर फिजिशियन बोलता है कि चलो इस कमरे को सजाओ, फूलों से सजाओ, और यहाँ पे कोई नहीं रहेगा, और है ना। और सारा करते हुए हेडमैन की तरफ बोलता है कि इसको बाहर निकालो। तो अमल बोल देता है, देखो अमल का दिल कितना अच्छा है, वो बोल देता है नहीं नहीं ये मेरा मित्र है, इसको यहीं रहने दो, हेडमैन के लिए बोल देता है। तो बेसिकली मतलब क्योंकि देखो वो दिल का बहुत अच्छा है लड़का है, तो वो हेडमैन को भी एक तरह से अपना मित्र बताता है, उसको बाहर नहीं निकलवाता वहां से। अब हेडमैन का भी दिल इस बात से समझ जाता है वो भी कि ये बच्चा कितना सीधा है, कितना प्यारा है, मतलब उसका दिल कितना अच्छा है। अब वहां पे सीन हो रहा है, आखिरी सीन क्रिएट हो रहा है, मतलब एक तरह से आखिरी सीन डेवलप हो रहा है प्ले का। और इस सीन में बेसिकली माधव जो है ना उसको अजीब सा फील होने लग गया है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बोलता है कि सब देखो लाइट वाइट बंद कर दो, है ना, अब इस बच्चे को नींद आ रही है, इसको सोने दो, उसको नींद फील होने लग गई है। और वो लाइट बंद करवाते हैं ना कमरे की, तो माधव को बड़ा अजीब फील होता है कि वो मतलब गैफर से बोलता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये क्यों सब अंधेरा कर रहे हैं चारों तरफ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा अमल मुझसे दूर जा रहा है, इस तरह से माधव को फील होने लग जाता है। और वहां पे अमल सो जाता है। अब क्या होता है, सुधा आती है, सुधा आती है, फूल लाती है, और वो बोलती है अमल सो गया? तो बोलते हाँ वो सो गया है। उससे पूछती है कि कब जगेगा, मतलब बेसिकली, तो बोलती है जब राजा आएगा तब ये जगेगा। क्या ये फूल उसके हाथ में मैं दे दूं? तो फिजिशियन बोलता है हाँ तुम दे सकती हो। क्या आप मेरा एक मैसेज अमल को दे देंगे? तो बोलते क्या बोलना है?
तो उसको बोल देना कान में कि मैं उसको भूली नहीं हूँ। तो देख लो ये प्ले है अपना, और प्ले यहाँ पे एंड हो जाता है। तो स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। एक्चुअल में इस स्टोरी में कई सारी थीम्स है, वो मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्या थीम्स हैं क्या सब है ना। अभी तो इसमें सिर्फ स्टोरी की बात हुई थी, परंतु इस स्टोरी पूरी सिंबल से भरी हुई है। राजा का अपना सिंबल, राजा कौन है, हेराल्ड कौन है, वॉचमैन किस चीज का प्रतीक है, अमल किस चीज का प्रतीक है, बेसिकली इन सब चीजों की सिंबल्स है, उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं समझाऊंगा इसमें क्या क्या थीम्स है क्या सिंबल्स है ना। अभी तो फिलहाल ये स्टोरी आपने समझ ली होगी कि एंड में अमल की डेथ हो जाती है। वो जो सो रहा है, सुदान लाके फूल दिए हैं ना, वो मृत्यु के ऊपर चढ़ाए गए फूल के समान है, और वो खत्म हो चुका है बच्चा, वो उसकी डेथ हो गई है। इस तरीके से प्ले वहां पे एंड हो जाता है। तो ठीक है बच्चों, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।